Today's topic is dividend received from subsidiary company out of pre-acquisition profit। आपको मैंने बताया दो तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, एक होते हैं प्री एक्विजिशन, एक होते हैं पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? कैपिटल प्रॉफिट्स। और पोस्ट एक्विजिशन कौन से होते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अगर डिविडेंड रिसीव हुआ है सब्सिडरी कंपनी से इन प्रॉफिट्स में से, आउट ऑफ दीज प्रॉफिट्स, तो ये कौन से प्रॉफिट्स में से मिला है? कैपिटल प्रॉफिट में से। तो इसका ट्रीटमेंट भी कैपिटल नेचर का होना चाहिए। और कैपिटल नेचर ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं कि होल्डिंग कंपनी को जो कैपिटल प्रॉफिट्स का शेयर मिलता है वो हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते टाइम डिडक्ट करते हैं। ऐसा ही करते हैं या नहीं? यस मैम। तो इसका मतलब जब अगर ये वाला पार्ट प्री एक्विजिशन में से मिला था तो वो हिस्सा यहाँ पर यूज होना चाहिए था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से माइनस होना चाहिए था। जबकि अगर हमने लिया तो ये, बट हमने उसको ट्रीट कर दिया रेवेन्यू, तो इसको हम बोलेंगे मिस्टेक, कि ये हमसे गलती हो गई कि हमने कैपिटल ट्रीटमेंट करना था लेकिन कर दिया हमने रेवेन्यू ट्रीटमेंट। और हम होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट का जो शेयर होता है वो कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में क्या कर देते हैं? उसको ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर मैंने क्वेश्चन में ये लिखा कि मिला तो प्री एक्विजिशन में से था बट मैंने उसका पोस्ट एक्विजिशन ट्रीटमेंट कर दिया, तो मैंने क्या किया होगा? सरप्लस में उसको क्या कर दिया होगा? ऐड कर दिया होगा। तो मुझे वहां से इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस मैम। माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं, जैसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते थे उस हिसाब से भी सोचूं, तो मुझे जब ये डिविडेंड मिला तो मुझे एंट्री करनी थी कि बैंक में पैसा तो आया लेकिन मैंने उसकी शेयर्स की कैपिटल वैल्यू को बढ़ाया है, शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। और लेकिन मैंने गलती से एंट्री क्या कर दी? मैंने इसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डाल दिया। तो अब इसको जब मैं रेक्टिफाई करूंगी तो क्या करूंगी? जो होना चाहिए था उसको तो क्रेडिट कर देंगे टू शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। इसका मतलब मुझे यहाँ से ये वैल्यू किस में डालनी है? प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करनी है। और मुझे क्या करना है? अपने कैपिटल, जो मेरी ये शेयर्स की वैल्यू थी, उसको इस अमाउंट से माइनस कर देना है। तो इसको मैं क्वेश्चन में करके दिखा रही हूँ आपको कैसे करते हैं। सो आई एम टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 21। आपको दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज एज ऑन 31 मार्च 2015। आपको 2015 में शेयर कैपिटल जो कि 100 रुपीज का एक शेयर है वो आपको दे रखी है 30 लाख की, और सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स आपको दे रखे हैं 12 लाख के। देन आपको दिया हुआ है रिजर्व्स जो कि 1 अप्रैल 2015 की डेट के हैं, दैट इज 3,30,000। सरप्लस 960 एंड 390। ट्रेड पेबल्स हैं 6 लाख एंड 4,50,000। मशीनरी गिवन है 13 लाख की। यहाँ तक आपकी लायबिलिटीज हैं और उसके बाद एसेट्स हैं। गुडविल दी हुई है। देन इन्वेस्टमेंट दी हुई है 9,000 शेयर्स में जिसकी वैल्यू है 13,65,000। स्टॉक गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश है। शेयर्स एक्वायर किए हैं 1 अप्रैल 2014 को, जिस डेट को आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,32,000। सितंबर 2014 में एस लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया जो कि 10% था, और वो पिछले साल यानी कि 31 मार्च 2014 का था।
एच लिमिटेड ने ये कहां पर क्रेडिट कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब आप देखिए, हम सबसे पहले निकालते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स। तो अब देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या दिया हुआ है कैपिटल प्रॉफिट्स के लिए कि 1,32,000 के मेरे पास ये थे प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट्स थे? 1,32,000। प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर्स एक्वायर कब हुए हैं? 1 अप्रैल 2014 को शेयर्स एक्वायर हुए हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व यहां लिखा हुआ है कि ये 1 अप्रैल 2014 को 3,30,000 के थे, ठीक है जी। और P&L का जो बैलेंस था वो कितना था? P&L का बैलेंस आपको दिया हुआ है 3,90,000। P&L का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 3,90,000। अब आप ये देखिए कि सरप्लस आपको दिया हुआ है 3,90,000, रिजर्व्स आपको दिए हुए हैं 3,30,000 और आपको ये बताया गया है कि सितंबर 2014 में एस लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जो कि कितना था? 10% था कैपिटल का, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि पुराने मेथड से हम बनाएं अगर, क्योंकि उससे समझ में आपको आसानी से आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लिखते हैं बाय लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, यहाँ पर हम लिखते हैं बाय करंट ईयर्स प्रॉफिट, यहाँ पर हम लिखते हैं अगर हमने कोई ट्रांसफ़र किया जनरल रिजर्व में, यहाँ पर हम लिखते हैं अगर हमने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया, और यहाँ पर P&L होता है जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया बैलेंस शीट में, ठीक है। तो अब मैं अगर जो जो चीज़ें मुझे दे रखी हैं मैं उसके हिसाब से देखूं, तो मुझे दिया हुआ है बैलेंस, जो बैलेंस शीट में दे रखा है वो दे रखा है 3,90,000, ठीक है। ये वाला ओपनिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ था 1,32,000। लेट मी चेक, इट इज सॉरी, इट्स नॉट 1,32,000, इट इज 3,12,000। हाँ सॉरी, इट इज 3,12,000। तो ये मुझे दिया हुआ है 3,12,000, ठीक है। देन मुझे दिया हुआ है कि एच लिमिटेड ने 10%, सॉरी एस लिमिटेड ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया था। एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में कैपिटल है 12 लाख, 12 लाख का उसने 10% डिविडेंड दिया, तो कितना दिया? 1,20,000। जनरल रिजर्व कोई भी इस साल ट्रांसफर नहीं किए, क्योंकि जनरल रिजर्व के आगे डेट डाल रखी है कि ये 1 अप्रैल 2014 को ही थे, तो हमने कोई इस साल ट्रांसफर नहीं किया। अगर किया होता तो वो यहाँ आ जाता। तो इसका मतलब 3,90,000 और 1,20,000, ये कितना हो गया मेरे पास? 5,10,000। 5,10,000 में से मेरे पिछले साल के प्रॉफिट्स कितने थे? 3,12,000। तो मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट्स कितने आए? 1,96,000। पहले तो ये बात बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। जो आपको बुक में करके दिखा रखा है उन्होंने सिंपल यही चीजें सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में लिखी हुई हैं कि प्रॉफिट जो है वो हमारा एज पर बैलेंस शीट कितना है? दैट इज 3,90,000। बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट आता है वो डिविडेंड कटने के बाद आता है, तो हमने डिविडेंड काटने से पहले का प्रॉफिट निकाला, तो मेरे पास प्रॉफिट्स आ गए 5,10,000 के। 5,10 में से पिछले साल का प्रॉफिट था 3,12,000, तो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आ गया? 1,96,000। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 198, सॉरी। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। मेरे रेवेन्यू प्रॉफिट्स आ गए 1,98,000। अब मुझे निकालने हैं अपने कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स में जनरल रिजर्व मेरे थे 3,30,000 के, और P&L मेरा था 3,12,000, और मैंने ये डिविडेंड कब दिया है? एक्विजिशन से पहले या एक्विजिशन के बाद? पहले दिया मैम।
31 मार्च 2014 को जो साल खत्म हो रहा है उसका डिविडेंड है, तो ये तो होना ही कैपिटल प्रॉफिट्स वाले में ट्रीट होगा ना, क्योंकि प्री एक्विजिशन है। तो प्री एक्विजिशन है तो वो इसी में से जो जिस प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा उसी प्रॉफिट्स में से माइनस होना चाहिए। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से दिया गया है तो उसमें से माइनस होगा, अगर एक्विजिशन से पहले के प्रॉफिट्स में से दिया गया है तो उसमें से माइनस होगा। तो मैंने डिविडेंड एक्चुअल में तो यहाँ से दिया है, तो मेरा डिविडेंड है 1,20,000, ये चला गया, तो मेरे पास बचे हुए P&L कितने आ गए, 1,92,000। जनरल रिजर्व थे मेरे 3,30,000, तो मेरे पास मेरे कैपिटल प्रॉफिट्स आ गए 5,22,000। पहले तो ये दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कैपिटल प्रॉफिट्स हैं हमारे 5,20,000 और रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं हमारे 1,98,000। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और वो निकालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और उससे पहले हमने एक जो मिस्टेक कर रखी है उसको हमें ठीक करना है। मिस्टेक क्या कर रखी है, क्वेश्चन में लिखा है कि एच लिमिटेड ने ये वाला जो प्रॉफिट का शेयर उसको डिविडेंड का जो मिला उसने इसको अपने रेवेन्यू प्रॉफिट्स में डाल दिया। अब आप मुझे बताएं कि जो उसको कैपिटल प्रॉफिट्स में से मिला था उसको वो रेवेन्यू प्रॉफिट्स में डाल सकता है क्या? स्पीक अप। हाँ जी, बोलेगा कोई? Yes, anybody listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा कोई। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व। तो आपको मैंने बताया था कि हमने देखना है कि हमसे गलती कौन से और कितनी हुई है। तो आप देखिए उसने कितने शेयर्स लिए हैं, होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर्स लिए हैं, 9,000। टोटल शेयर्स कितने थे, 12,000. 12,000। तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना हो गया, 75% हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिविडेंड था वो कितना था, 1,20,000 था। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1,20,000 डिविडेंड था। इस डिविडेंड में से होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना था, 90,000। टोटल डिविडेंड अगर 12 लाख है, 12 लाख का 10% 1,20,000 है, उसमें से 9,000 शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास हैं, तो उसको 9,000 शेयर्स पे तो डिविडेंड मिलेगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो होल्डिंग कंपनी शेयर इन डिविडेंड कितना हो गया, 90,000 हो गया। इस डिविडेंड का ट्रीटमेंट कैपिटल नेचर का होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट्स में से मिला था। लेकिन इसने क्या कर दिया, एच लिमिटेड ने क्रेडिट कर दिया इसका शेयर P&L अकाउंट में। इसका मतलब इसने इस 90,000 को रेवेन्यू प्रॉफिट्स में लिख दिया अपने, यानी कि अपने सरप्लस में बैलेंस शीट में ऐड कर दिया। तो हमें इस 90,000 को क्या करना पड़ेगा, एक तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स जब हम वहां लिखेंगे वहां पर माइनस करेंगे, और दूसरा जो हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालनी है उसमें
वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमारी कितनी थी 13,65,000, इसमें से हमें लेस करना होता है पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल जो कि कितनी थी हमारी 12 लाख का 75%। तो ये कितना हो गया हमारे पास 9 लाख। माइनस करते हैं हम शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स विच इज 5,22,000 का 75%, दैट इज 3,91,500। और मैंने आपको बताया कि ये जो 90,000 है ये हमारा, जैसे ये कैपिटल प्रॉफिट्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं वैसे ही यहाँ पर होना चाहिए था, इसमें से माइनस होना चाहिए था। तो हम अपनी इस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को 90,000 से माइनस कर देते हैं। तो ये तीनों चीजें इसमें से माइनस हो जाएंगी, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ जाएगी 16,500, जो कि इस केस में नेगेटिव आ रही है, तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। यस मैम। और अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में जब आप रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखोगे तो वहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखते हुए जितने इसके सरप्लस थे कितने थे 9,60,000 थे होल्डिंग कंपनी के। इसमें से ये 90,000 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 8,70,000। और अब इसमें जो ये रेवेन्यू प्रॉफिट्स का 75% जो है वो ऐड होता है, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 1,48,500। बैलेंस शीट में जो ट्रीटमेंट होना है वो बताया मैंने आपको 90,000 का। समझ में आ गया? मैम एक बार रिपीट करना 90,000 वाला बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो आप दिखाते हो सरप्लस, वो आप कैसे दिखाते हो? होल्डिंग कंपनी का शेयर, फिर सब्सिडरी कंपनी का जो में होल्डिंग कंपनी का शेयर, ऐसे ही लिखते हो ना? तो होल्डिंग कंपनी का शेयर टोटल कितना था यहाँ पर सरप्लस 9,60,000। इस होल्डिंग कंपनी वाले में ही तो उसने 90,000 ऐड कर रखा है ना, इसमें से 90,000 माइनस कर दो पहले तो। और फिर जो आप सब्सिडरी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट्स का शेयर इसमें से ऐड करते हो तो रेवेन्यू प्रॉफिट टोटल 198 थे, इसका 75% यहाँ ऐड होना था, वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। जो 25% है वो तो माइनॉरिटी में जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस मैम। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लीजिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास कैपिटल है 12 लाख। 12 लाख का 25% आ जाएगा आपके पास 3 लाख। देन शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स दैट इज 5,22,000 का 25%। देन शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स 1,98,000 का 25%। तीनों को ऐड कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हाँ जी, समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay.